हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन जो कि भारतीय वायसराय के रूप में 1899 से 1905 तक रहता है और ये भारत में सबसे अधिक जो है सुधार करने वाला वायसराय के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसने भारत में जितने भी सुधार किए इसके पीछे एक हिडन एजेंडा था, जिसकी वजह से ये सारी नीतियों को लागू करता गया और भारतीयों के साथ जो उसका संपर्क था वो अच्छा बना भी रहा और उसने भारतीयों का शोषण भी किया। ठीक है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। आइए अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और ध्यान से सुनिएगा, आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा छोटा होगा क्योंकि जो इसका एक टॉपिक बंगाल का विभाजन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर बंगाल का विभाजन इसमें हम इंक्लूड करते तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन और कर्जन की विदेश नीति हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम इसकी कौन कौन सी नीतियाँ थी और क्यों उन नीतियों को लागू किया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड है यहाँ पे, और जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, आपको सारा यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लॉर्ड कर्जन जो कि 1899 से 1905 तक भारतीय वायसराय के रूप में भारत में उसकी नियुक्ति होती है। भारत में उसको वायसराय के पद पर नियुक्ति होने से पूर्व ही वह भारत में 4-5 बार भ्रमण कर चुका रहता है। ठीक है, तो भारत को अच्छी तरह से जानता है, इसकी क्या क्या समस्याएं हैं भारत देश की वो उसको अच्छी तरह से समझता है। और ऐसा माना जाता है कि उससे पहले जितने भी वायसराय आए थे वह उन वायसरायों से अधिक मात्रा में भारत के बारे में जानकारी रखता था। ठीक है, तो एक तरह से कहें उसको भ्रमण करने की, देश विदेश घूमने का एक तरह से उसको हमेशा से जिज्ञासा रहती थी, उसको हर एक चीज़ को जानना रहता था। ठीक है, तो वो एक कर्मनिष्ठ और विवेकशील व्यक्ति भी था, काम करने में कभी भी पीछे नहीं हटता था, उसका दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था। आप देखेंगे यहाँ पे एशिया की समस्याओं पर उसने 3 ग्रंथ लिखे थे। ग्रंथ का मतलब पुस्तक लिखा था उसने, 3 ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, जब वो भारत में नियुक्त होकर आता है लॉर्ड कर्जन, तो उस समय भारत में कौन कौन सी समस्याएं रहती हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। आप जानते हैं कि 1896 से 1907 में एक अकाल पड़ा था। उसके पश्चात भारत में प्लेग रोग, जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र जो भारत का है, उसमें प्लेग रोग जो है बहुत अधिक मात्रा में फैल गया था। ठीक है, तो ये एक समस्या थी, अकाल की समस्या। दूसरा, राजस्व का घटना। आप देखेंगे धीरे धीरे रिपन के जाने के बाद जितने भी वायसराय हैं उसके बाद धीरे धीरे जो है राजस्व घटता गया, क्योंकि किसानों का अधिक से अधिक शोषण हो रहा था और शोषण की वजह से किसान कृषि भी उतने मन से नहीं करता था, जिसकी वजह से राजस्व घट रहा था। तीसरा जो है प्रशासनिक व्यवस्था में काया पलट की आवश्यकता। प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी हो गई थी कि जितने भी कर्मचारी थे वो सब एकदम घूसखोर हो गए थे और वो अपने लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकार की एक भी नहीं सुनते थे। ठीक है, उस समय का जो राजनीतिक वातावरण था, आप देखेंगे कि भारत में भी राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हो चुका था 1885 ईस्वी में, और ये समय कब का चल रहा है, 1899। ठीक है, तो जो राजनीतिक वातावरण है भारत में वो भी शोचनीय थे उस समय, अर्थात टेंशन वाली बात थी। और पुनर्जागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। मैंने आपको एक लेक्चर में पुनर्जागरण के बारे में बताया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। पुनर्जागरण जब भारत में होता है 19वीं सदी के अंत में, तो उससे भारत में एक इंटेलेक्चुअल क्लास का उदय होता है और वो जो है राष्ट्रवाद की तरफ निकल पड़ते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का उदय यहाँ से होना स्टार्ट हो गया है। तो ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं, इन सारे से निजात पाने के लिए लॉर्ड कर्जन की नियुक्ति यहाँ पे होती है और वो जो है अच्छी तरह से इसको हैंडल भी करता है, लेकिन भारतीयों से उसका कोई भी संपर्क नहीं बिगड़ता है। लेकिन अंततः जाते जाते वो एक ऐसा काम कर गया जिसकी वजह से हमेशा भारत में उसकी निंदा होती है। कौन सा वो काम था, तो वो था बंगाल का विभाजन। 1905 में जो उसने बंगाल का विभाजन किया था उसकी वजह से वो चर्चा में बन गया और भारत में उसका हमेशा से निंदा होता रहा है। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन चूंकि जो एक बड़ा टॉपिक है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। बंगाल का विभाजन और उसका जो विदेश नीति थी उसके बारे में, अभी हम उसकी नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये जितने भी समस्याएं थीं, इसी पृष्ठभूमि में लॉर्ड कर्जन जो है भारत में अपनी नीतियां लागू करना स्टार्ट करता है। उसकी जो सबसे पहली नीति थी वो थी पुलिस सुधार। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि पुलिस सुधार के लिए 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर, ये आपको नाम याद रखना है और ये टाइम याद रखना है, अर्थात 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का नियुक्त होता है। ठीक है, पुलिस आयोग नियुक्त होता है और ये पुलिस आयोग से कहा जाता है कि आप बताइए घूम के कि क्या स्थिति है पुलिस की। ठीक है, पुलिस विभाग की भारत में क्या सिचुएशन है। लॉर्ड कर्जन जो है इस सर एंड्रयू फ्रेजर से कहता है, तो सर एंड्रयू फ्रेजर जो है वो जांच करते हैं और 1903 में वो रिपोर्ट देते हैं लॉर्ड कर्जन को। ठीक है,
और रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि जो भारतीय पुलिस है वो सर्वथा अक्षम है, ठीक है, मतलब किसी काम की नहीं है, प्रशिक्षण और संगठन की दृष्टि से दोषपूर्ण है, उसका जो ट्रेनिंग है और जो उसका संगठन है वो भी दोषपूर्ण है, ठीक है, भ्रष्ट और दमनकारी, लोग उससे डरते हैं और वो एक तरह से कहें तो पुलिस जो यहाँ की भ्रष्ट है। तो ये जो है पूरी बात सर एंड्रयू फ्रेजर जो है बताते हैं लॉर्ड कर्जन से, और उसके परिप्रेक्ष्य में आप देखें जो सुधार होता है कैसे इसको दूर किया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, वेतन में इनकी वृद्धि कर दी, क्योंकि कोई भी इंसान घूस कब लेता है, जब उसका वेतन कम हो, उसकी आधारभूत आवश्यकताएं भी पूरी ना हो, तो वो चाहता है किसी भी तरह से पैसा है। तो वेतन में जब उसने वृद्धि कर दी कर्जन ने, तो घूसखोरी कम हुई, ठीक है। हालांकि इस समय तो माहौल ही बदल गया है, घूस तो सब लेते हैं कुछ को छोड़ के। अब दूसरी जो उसने काम किया वो किया संख्या वृद्धि, जो पुलिसों की संख्या थी उसमें उसने वृद्धि की, अर्थात नए नए वैकेंसी लाए, नए नए जो वहाँ पे वैकेंसीज निकाली पुलिस के लिए, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग रहेंगे तो जो व्यवस्था है वो अच्छी तरह से चल सके। प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि उन लोगों की जो प्रशिक्षण और संगठन था उस दृष्टि से वो दोषपूर्ण थे, तो प्रशिक्षण केंद्र बनवाया गया, ठीक है। ऊंचे पदों के लिए सीधे भर्ती, पहले क्या होता था, जो मान लीजिए एक सिपाही भर्ती हुआ, ठीक है, अब इसी सिपाही का प्रमोशन होते होते ये उच्च पद पे पहुंचता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, इसके बाद ऊंचे पदों के लिए सीधे भर्ती, अर्थात पेपर दीजिए और ऊंचे पद पे जाके बैठ जाइए, ठीक। तो ये इसलिए किया गया क्योंकि जो नीचे के लेवल से जब ऊपर जाके लोग बैठते थे तो अधिक घूसखोर हो जाते थे, ठीक है, क्योंकि उनका सबसे संपर्क बन गया होता था। उसने नेक्स्ट काम किया गुप्तचर विभाग की स्थापना, उसका जो हिडन एजेंडा है आप देखेंगे तो मेन उसका एजेंडा यहीं पे छिपा था, गुप्तचर विभाग की स्थापना। गुप्तचर विभाग की स्थापना, जो जो समाज में जो भारत में चीज़ें हो रही हैं उस पर नज़र रखने के लिए उसने गुप्तचर विभाग की स्थापना किया था, ठीक है। ये सारे जो हैं वो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा। तो उसका जो हिडन एजेंडा ये था कि भारत में आप देखेंगे तो उस समय 1885 के बाद भारत में नेशनलिज्म अर्थात जो राष्ट्रवाद का उदय तेजी से प्रसार कर रहा है, लोग जो है बातें कर रहे हैं, राष्ट्र के बारे में बातें कर रहे हैं। तो कहाँ पे कौन सी गतिविधियाँ चल रही हैं भारत में, जो उग्रवादी लोग हैं भारत में, जैसे लाल बाल पाल आप नाम सुने होंगे, तो इनके जो संगठन में जो लोग थे वो किस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं उस पर नज़र रखने के लिए इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। ये इसका हिडन एजेंडा था, ठीक है। इसको एक तरह से आप छुपा हुआ रुस्तम भी बोल सकते हैं कि सुधार तो किया लेकिन अपने फायदे के लिए, ठीक है। तो पुलिस सुधार आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार। शिक्षा में सुधार के लिए 1902 में आप देखेंगे सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग स्थापित किया जाता है। 1902 में आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1902 सर टॉमस रैले और विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय आयोग, ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। तो शिक्षा में सुधार के लिए इसने आयोग स्थापित किया, और जब इसका रिपोर्ट आया तो 1904 में विश्वविद्यालय के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे 1 मिनट, ये देखिए 1904 में 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया। इसको किसने लाया था अभी मैं इसको बताऊंगा, लेकिन इसमें क्या क्या प्रावधान थे पहले उसको देख लीजिए, ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार बेसिकली हुआ क्या था, जो सरकारी नियंत्रण थी उसको बढ़ा दिया गया था। सबसे पहला जो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन था, सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया गया था। सीनेट में सरकार द्वारा, सीनेट क्या था बेसिकली, मान लीजिए विश्वविद्यालय की संसद, एक तरह से देश की जो संसद होती है उसी तरह विश्वविद्यालय की जो संसद थी उसको सीनेट एक तरह से बोल सकते हैं हम, ठीक। तो सीनेट में सरकार द्वारा जो मनोनीत सदस्य, मनोनीत मतलब सरकार उसको खुद चुनेगी, ठीक है, सरकार उसको खुद चुनेगी, तो मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। आप देखेंगे नेक्स्ट जो उसने काम किया, सबसे पहला तो सरकारी नियंत्रण बढ़ाया, सीनेट में सरकार द्वारा जो मनोनीत सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ाई, और जो तीसरा काम उसने किया वो प्राइवेट कॉलेजों का विश्वविद्यालय से संबंधित होना अधिक कठिन बना दिया है। मतलब जो भी प्राइवेट कॉलेज अफिलिएटेड होते हैं, इस समय आप देखते हैं कि विश्वविद्यालय से बहुत सारे अफिलिएटेड कॉलेज जुड़े होते हैं, ठीक है, महाविद्यालय जुड़े होते हैं। तो ये जो प्रोसेस था इसको बहुत ही कठिन बना दिया ताकि बहुत अधिक मात्रा में महाविद्यालय न खुल पाए, और इसकी प्रोसेस को कठिन बना दिया। सिंडिकेट द्वारा इनका साथ समय समय पर निरीक्षण भी किया जाता था, मतलब एक अधिकारी भी रख दिए सब कि हर बार जो है बार बार जाके महाविद्यालयों में चेक किया जाएगा कि क्या क्या वहाँ पे गतिविधियाँ हो रही हैं, ठीक है। शोध और अध्ययन पर अधिक बल दिया गया, मतलब जो रिसर्च था उस पर अधिक से अधिक बल दिया गया, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये जो भारत में सुधार किए जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो भारतीयों के लिए किए जा रहे हैं, तो बात तो आप सही सोच रहे हैं, लेकिन इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या था उसका लॉर्ड कर्जन का जो हिडन एजेंडा था वो ये था कि आप देखेंगे 1885 के बाद जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है तो उसके बाद भारत में एक युवा वर्ग जो रहता है जो कॉलेज में पढ़ता है। यहाँ पे 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वो एक तरह से कहें तो मैच्योर लोग हैं, मतलब थोड़े से जिनका एज ढल गया है वो लोग इस
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में है, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो कॉलेज में इस टाइम है, ठीक है। ये लोग अगर उस रूल को बनाएंगे तो यंग जनरेशन उसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो कॉलेज में भी जो राष्ट्रीयता है वो एक तरह से अपनी गति पकड़ रहा था। ये जो यंग जनरेशन थी वो कॉलेज में जा जाके वहाँ पे प्रचार प्रसार करती थी और राजनीतिक रूप से लोगों को जागरूक करती थी कि अंग्रेज हमको शोषित कर रहे हैं और हमको इनसे आज़ादी की आवश्यकता है, ठीक है। तो एक तरह से कहें तो नेशनलिज्म बढ़ रहा था युवाओं के बीच और विश्वविद्यालय में यही सब हो रहा था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के आने से पहले। तो लॉर्ड कर्जन ने ये सोचा कि हम इसमें सुधार करेंगे और सुधार करने के बहाने क्या किया उसने, सरकारी नियंत्रण जब बढ़ा दिया तो वहाँ पे इस तरह की कोई गतिविधियाँ न हो पाए, इसीलिए उसने सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया। आप देखेंगे यहाँ पे ये कहा कि शोध और अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया जाए। ये जो राजनीतिक क्रियाकलाप वहाँ पे चल रहा है, जब जो विरोध हो रहे हैं वहाँ पे, दंगे जो हो रहे हैं कॉलेजों वगैरह में, वो ना हो के केवल शोध पे अर्थात रिसर्च पे और अध्ययन पे, स्टडी पे फोकस किया जाए और विश्वविद्यालय में कोई काम ना हो और सरकारी नियंत्रण को अधिक से अधिक कर दिया जाए, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट अकाल आयोग पे। फैमाइन कमीशन उसने स्थापित किया था, ठीक है। सर एंटनी मैकडोनल्ड, इसने इतना अधिक सुधार किया था, इतने अधिक आयोग का गठन किया था, इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है लॉर्ड कर्जन का टॉपिक। तो आप ये जो आयोग है और इसके अध्यक्ष, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 97-98 में क्या आया था, अकाल आया था 96-97 में। तो एक तरह से आप देखेंगे इस अकाल के बाद जो अकाल आयोग लाया गया उसने कुछ प्रावधान दिखाएं बाद में कि ये सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। उसमें क्या क्या थे, अकाल पीड़ितों को अनुदान और सहायता आवश्यकता से अधिक प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। तो इसने ये किया कि जो लोग अच्छे हैं मतलब शरीर से स्वस्थ हैं उनको भी हम लोग सहायता प्रदान कर रहे हैं, ऐसा इसमें बात कही गई थी और आवश्यकता से अधिक सहायता पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। हालांकि ये एक तरह से कहें तो कागजी तौर पर ये सब हो रहा है। दूसरा है कार्य सख्त लोगों के लिए कार्य करने की सहायता मिलनी चाहिए। अब एक बात बताइए, जिस समय अकाल पड़ा हुआ है उस समय आप लोगों को काम दे रहे हैं, पहले आप उस अकाल से लोगों को निकालिए, उसके बाद आप अगर उनको रोजगार देते हैं तो वो बात समझ में आती है। अगर मान लीजिए आपके घर में आग लगती है तो अगर आपके घर में 2 लोग हट्टे कट्टे हैं तो क्या आप कहेंगे कि आप कुआं खोद के पानी निकाल के खुद आग बुझाइए? पहले आप आग बुझाएंगे उसके बाद पानी की व्यवस्था आगे के लिए करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं सोचा और ये बोला कि जो लोग कार्य सख्त हैं वो अपना कार्य के लिए अंग्रेजों से सहायता ले सकते हैं, लेकिन उनकी किसी प्रकार की आधारभूत जो सहायता है जैसे भोजन हुआ, कपड़े हुए, इन सब की सहायता नहीं की जाएगी। आप देखेंगे जो इस समय की जो सरकार है, अगर कोई भी प्रकार की आपदा आती है भारत में तो ये सब तो आधारभूत जो सामानें हैं जैसे भोजन हो गया, मच्छरदानी हो गया और जो कपड़े वगैरह हो गए, तो ये सब तो एक तरह से मुफ्त में बांटे जाते हैं बहुत जगह। तो अकाल आयोग में ये कहा गया और इस तरह से ये सारे अकाल आयोग में लिखा गया था, ठीक। अब जो नेक्स्ट है वो है कृषि सुधार। कृषि सुधार के लिए उसने क्या क्या किया, कृषि सुधार थोड़ा सा बड़ा है तो धैर्य बनाइए रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। कृषि सुधार में सबसे पहला काम जो लॉर्ड कर्जन ने किया वो था पंजाब भूमि अन्यक्रमण अधिनियम 1900, ठीक है। ये 1900 में पंजाब भूमि अन्याक्रमण अधिनियम आया था। इसमें बेसिकली क्या था कि जो अकृषक है मतलब जो कृषि नहीं करता है वो व्यक्ति कृषक की भूमि को नहीं खरीद सकता, अर्थात जो खेती करता है उसकी भूमि को अकृषक अर्थात जो खेती नहीं करता है वो नहीं खरीद सकता उसकी भूमि को। ये केवल पंजाब में लाया गया था। ऐसा क्यों किया गया था, तो कई बार क्या होता था किसानों से जो है भूमि जो है कम दाम में खरीद के और ये जो अकृषक होते थे वो अधिक दाम में बेच देते थे, तो इससे किसानों को भी घाटा जाता था और अंग्रेजों को भी घाटा जाता था, ठीक है। तो इसकी वजह से पंजाब भूमि अन्याक्रमण अधिनियम लाया गया था। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि वहाँ के जो पंजाब में आप देखेंगे तो पंजाब के जो सेना थी, सिख रेजिमेंट जिसको कहा जाता है, तो जब सेकंड एंग्लो सिख वार हुआ था उसके बाद से ये सिख आर्मी हमेशा से अंग्रेजों का साथ देती थी और साथ कब देगी, जब अंग्रेज उसकी सहायता करते रहेंगे। तो ये जो भूमि अन्याक्रमण अधिनियम लाया गया ये पंजाब में लाया गया। आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा, उसके पीछे हिडन एजेंडा क्या था पंजाब में लाने का कि वहाँ की जो सेना है, वहाँ के जो लोग हैं वो अंग्रेजों के समर्थक रहे, ठीक है, समर्थन में रहे वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए पंजाब भूमि अन्याक्रमण अधिनियम लाया गया था, ठीक है। ये आपको डेट याद रखना है। नेक्स्ट जो आया था 1904 में एक सहकारी उधार समिति अधिनियम आया था। सहकारी उधार समिति अधिनियम ये क्या था, बेसिकली कृषकों को थोड़ी ही दर पे उधार दिया जाता था। जैसे जो साहूकार होते थे, मनी लेंडर वगैरह जो होते थे वो बहुत अधिक ब्याज लेते थे, ठीक है। अगर कर्ज देते थे तो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। इसीलिए जो सरकार थी अर्थात लॉर्ड कर्जन ने कृषकों की थोड़ी दर पे उधार देने के लिए क्या स्टार्ट किया, 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया, ठीक है। इस एक तरह से कहें तो बैंक था ऋण देने वाला, ठीक है। महानिरीक्षक के अधीन साम्राज्यिक कृषि विभाग की स्थापना भी किया था। इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना भी महानिरीक्षक के अधीन साम्राज्यिक कृषि विभाग, ये क्या करने के लिए हुआ था, बेसिकली
कृषि थी, पशुधन था अर्थात जो पशुपालन था वो, इन सब के लिए जो वैज्ञानिक ढंग के प्रयोग हैं उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। किसका? साम्राज्य कृषि विभाग का। ठीक है, आप देखेंगे कि कृषि विभाग में इतना सुधार क्यों कर रहा है लॉर्ड कर्जन। तो भारत उस समय देश में 80% जनसंख्या जो थी वो कृषक थी। ठीक है, एक अनुमान था 80% जनसंख्या उस समय कृषक थी। तो जब ये कृषि में इतना सुधार कर रहा है तो भारत का जो कॉमन मैन होगा, भारत का जो कॉमन मैन होगा वो तो अंग्रेजों के समर्थन में चला जाएगा। समझ रहे हैं बात? इसीलिए उसने कर्जन ने ये सारे सुधार, कृषि में इतनी सुधार कर रहा है ये। ठीक है, और अंग्रेजों का भारत में बने रहना इसी बात पे टिका हुआ था कि भारत के लोग उनका समर्थन करें। ठीक है, 1901 में आप देखेंगे सिंचाई आयोग का भी गठन किया था, चूंकि फसल कैसे होगी? सिंचाई से होगी। तो सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ के अध्यक्षता में आप देखेंगे 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि 20 वर्षों में, आने वाले 20 वर्षों में हमको सिंचाई पर 4.5 करोड़ अर्थात 4.5 करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता है, जिससे कि भारत में कृषि को एक अच्छे लेवल पे पहुंचाया जा सके, और इसीलिए इसकी स्थापना हुई थी 1901 में सिंचाई आयोग की। ठीक है, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ नाम आपको याद रखना है। कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कंपैरेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये पूसा में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कृषि अनुसंधान संस्थान की किस लिए किया गया था? ये कृषि में जो रिसर्च होते थे, जैसे मान लीजिए किसी उर्वरक का रिसर्च वगैरह जो भी है वो जब होता था तो यहाँ पे कृषि अनुसंधान संस्थान में, ये पूसा में स्थापित किया गया था बिहार में, जो कि चूंकि बिहार उस समय बंगाल में था तो ये बंगाल में स्थापित किया गया था 1905 में। अब इससे रिलेटेड एक चीज़ ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 1934 ईस्वी में क्या होता है, भूकंप के द्वारा ये क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, 1934 में। तो क्षतिग्रस्त होने के बाद इसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, दिल्ली जब इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है तो ये जो पूसा कॉलेज है अब आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, और कृषि में क्या उसने सुधार किया? तो लगान वसूली में उसने लचीलापन लाया। ठीक है, जो लगान कृषकों से वसूला जाता था, पहले क्या होता था, अगर किसान लगान नहीं देता था तो उसके घर में घुस के कोई भी चीज़ उठा के लेके चले जाते थे, सब बदतमीजी करते थे सब घर के सदस्यों के साथ। तो इस तरह से लगान वसूला जाता था। ठीक है, लेकिन इसने लगान वसूलने में भी लचीलापन आया। मान लीजिए किसी वर्ष अकाल पड़ गया या फिर किसी वर्ष किसी भी कारण से लगान नहीं चुका पा रहे हैं तो कुछ कमी कर देते थे। ठीक है, ये नहीं कि एकदम साफ छोड़ देते थे सब, कुछ कमी कर देते थे सब। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में उसने 1899 ईस्वी में भारतीय टंका तथा पत्र मुद्रा अधिनियम लाया। ठीक है, 1899 में भारतीय टंका तथा पत्र मुद्रा अधिनियम। इसमें क्या था, बेसिकली जो इंग्लैंड में पाउंड चलता था, पाउंड जो करेंसी थी इंग्लैंड में, उसको भारत में भी ग्राह्य बना दिया गया। मतलब जो लीगल ट्रेड जो ट्रेड होता था उसमें अब पाउंड का भी प्रयोग किया जा सकता था, और एक पाउंड की वैल्यू जो है 15 रुपये निश्चित की गई। ठीक है, तो 1899 का जो भारतीय टंका और पत्र मुद्रा अधिनियम है वो ये कहता है। ठीक, उसने जो विकेंद्रीकरण था जिसको लॉर्ड मेयो ने स्टार्ट किया था, विकेंद्रीकरण में प्रांतीय क्षेत्रों को अधिकाधिक आर्थिक छूट प्रदान की कि आप जो टैक्स वसूल रहे हैं उसका आपको अधिकतम भाग अपने पास रख सकते हैं, मतलब आर्थिक छूट दी ताकि प्रांत भी फल फूल सके। और इसके पीछे भी उसका हिडन एजेंडा था, आप देखेंगे अभी वो। नेक्स्ट है जो टैक्स था, जो लोग कर्मचारी थे जिनकी सैलरी 500 रुपये से अधिक रहती थी उनसे टैक्स लिया जाता था। ठीक है, उस समय के टाइम में तो 500 रुपये से अधिक वालों से लिया जाता था, लेकिन जब लॉर्ड कर्जन आता है तो उसको बढ़ा के 1000 अर्थात 1000 से ऊपर अगर आपका सैलरी है किसी कर्मचारी का तो उससे टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, तो इससे बहुत सारे लोगों को राहत मिली, भारत में टैक्स देने से उनको कुछ छूट मिली। ठीक है, तो ये आर्थिक क्षेत्र में उसने सुधार किए थे। नेक्स्ट है रेलवे सुधार। तो ये रेलवे सुधार तो आप ये समझ लीजिए कि रेलवे सुधार हमेशा से अंग्रेजों ने केवल इसी एजेंडा से किया कि अगर कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में विद्रोह हो जाता है तो अधिक से जल्दी जो है सेना वहाँ पे पहुँचाया जा सके, ये उन लोगों का हिडन एजेंडा रहता था। ठीक है, रेलवे सुधार में यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो मिस्टर टॉमस रॉबर्टसन, ये नाम आपको याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट नाम है, पेपर में पूछा भी आ सकता है। मिस्टर टॉमस रॉबर्टसन जो कि इंग्लैंड के थे, उनको लॉर्ड कर्जन आमंत्रित करता है और कहता है कि भारत में आप देखिए, घूमिए और बताइए कि रेलवे में क्या स्थिति और क्या सुधार करने चाहिए। तो ये इसको राय देते हैं। तो इन्हीं के राय पे 1905 में आप देखेंगे तो रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है भारत में, रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है। इसके पहले जो है भारत में आप देखेंगे रेलवे लाइन जो बिछाने का काम था वो निजी कंपनियों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब रेलवे बोर्ड की जब स्थापना हो गई तो रेलवे बोर्ड के द्वारा ये सारी चीज़ें की जाने लगी, और निजी कंपनी और पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये काम किया जाता था पहले। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904। ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो लॉर्ड कर्जन था वो इतिहास और पुरातत्व ज्ञान का विद्वान था, बहुत अधिक पुस्तकें पढ़ता था। कोई भी महान आदमी हुआ है ना तो आप ये समझ लीजिए पुस्तकें उसके जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। तो ये इतिहास और पुरातत्व ज्ञान का विद्वान था, अतः उसने प्राचीन स्मारकों की
मैं इसको महान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये व्यवहारिक रूप से कैसा भी रहा हो, भारत में इसने कैसी भी नीतियाँ लागू किया हो, लेकिन पर्सनालिटी एक नंबर का था। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, अगर आप अपने इसको ज़िंदगी में लाते हैं कि कैसे समझदारी को डेवलप किया जाए, तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इतिहास के किसी भी कैरेक्टर को आप न ही घृणा कीजिए और न उससे प्रेम कीजिए, आप उसको एक तरह से कहें तो मध्य में रख के उसका मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो उसने प्राचीन स्मारकों की मरम्मत, प्रतिरक्षण और प्रतिस्थापना के लिए अधिनियम बनाया। जितने भी भारत में जो प्राचीन काल के स्मारक थे उन सब की मरम्मत करवाई और उन की देखरेख में प्रांतीय सरकारों को भी, जो प्रांत में थे लोग, उनको भी जो दुर्लभ वस्तुएं थीं उनको उनके लिए संग्रहालय बनवाने के लिए बाध्य किया, ठीक है। संग्रहालय मतलब म्यूजियम, ठीक है। अब ये 7वां हो गया। 8वां जो उसने सुधार किया वो था सैनिक सुधार। इसकी वजह से उसने जो भारत के इंटेलेक्चुअल क्लास था, जो शांत स्वभाव के जो लोग थे, उनका उसने दिल जीता प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम के अनुसार, ठीक है। सैनिक सुधार में उसने क्या किया, सेना के पुनर्गठन का कार्य किया। सेना के पुनर्गठन का कार्य लॉर्ड किचनर का था, ठीक है। लॉर्ड किचनर कौन था, एक तरह से कहें तो सेनापति था उस समय। तो लॉर्ड किचनर को कहा गया था कि सेना का पुनर्गठन करना है। इसको क्यों करना है, आप देखेंगे कि उस समय जो रसिया है समकालीन समय में, अर्थात जब लॉर्ड कर्जन यहाँ पे था तब जो रसिया है वो ताशकंद से एक तरह से कहें तो रेलवे लाइन बिछा रहा था और जो भारतीय सीमा थी उस पर खतरा एक तरह से मंडरा रहा था। तो सेना में सुधार करने की आवश्यकता थी। तो कर्जन ने क्या किया, लॉर्ड किचनर से कहा कि आप सेना को पुनर्गठित कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भारतीय सेना जो थी उसको भी आधुनिक शस्त्र अब दिया जाने लगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भारतीय सेना को आधुनिक शस्त्र का क्या मतलब हुआ। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके बाद भारतीयों पर से अंग्रेजों का विश्वास उठ गया था, लेकिन धीरे धीरे इस समय तक आते आते अब जो है भारतीयों को भी जो आधुनिक शस्त्र थे वो दिए जाने लगे और उनके ऊपर भी भरोसा अंग्रेजों का बनने लगा था, ठीक है। तो अब देखेंगे कि सेना का स्ट्रक्चर कैसा था, उसको देख लीजिए थोड़ा सा। जो भारतीय सेना थी वो उसके 2 कमान थे। 2 कमानों में भारतीय सेना को बांट दिया गया था। एक था उत्तरी कमान अर्थात उत्तर भारत का, और एक दक्षिणी कमान, ठीक है। उत्तरी कमान में जो कार्यालय था वो मरी में था और जो प्रहार केंद्र था अर्थात जहाँ से सेना प्रहार करती थी वो पेशावर में था। दक्षिण में आप देखेंगे दक्षिणी कमान में कार्यालय पूना में अर्थात बम्बई में था और प्रहार केंद्र जो था वो क्वेटा में था, ठीक है। पूना मतलब महाराष्ट्र में। और दोनों ही कमानों में 3-3 ब्रिगेड होते थे और जिसमें से 2 स्थानीय थे और 1 अंग्रेजी थे। मतलब एक जो ब्रिगेड होता था वो अंग्रेजी सेना रहती थी और जो 2 रहते थे उसमें स्थानीय सेना रहते थे, ठीक है। इसी तरह इसमें भी व्यवस्था थी। तो ये सेना का स्ट्रक्चर था। इसमें क्या था, बेसिकली प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में कॉलेज भी खोला गया, ठीक है। जो सेना का प्रशिक्षण था उसके लिए क्वेटा में कॉलेज भी खोला गया था। पुलिस सुधार अलग है और सैनिक सुधार अलग है, ठीक है। पुलिस सुधार जो समाज में जो चीज़ें हो रही थी उसको हैंडल करने के लिए हुआ था, लेकिन जो सेना में सुधार किया गया था वो जो सैनिक थे लोग वो अन्य देशों के साथ जब युद्ध होता था तो उसमें प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इस समय जैसे स्थिति है उसी समय उस तरह भी थी। तो प्रत्येक बटालियन को एक कड़े परीक्षण के लिए किचनर टेस्ट से गुजारा जाता था। किचनर कौन था, उस समय का जो सेनापति है वो था। किचनर टेस्ट से इसको गुजारा जाता था सारे सेनाओं को। अब छोटे छोटे 2-4 और टॉपिक हैं, जैसे व्यापार और उद्योग में जो विभाग उसने खोला था उसकी वजह से भारत में जो औद्योगिक और वाणिज्यीकरण हित था वो उसको बढ़ावा देने के लिए। क्यों ये कर रहा था, क्योंकि उस समय आप देखेंगे तो सरकार के पास सारी शक्ति थी, अर्थात इंग्लैंड जो सरकार थी वो भारत को अब चला रही थी। तो निजी कंपनियां लाभ कमाएं उससे अच्छा है कि सरकारी लाभ कमाएं, इसीलिए भारत में ही औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा था वाणिज्यिक हित के लिए, ठीक है। न्यायिक सुधार आप देखेंगे तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई और उनका वेतन भी बढ़ाया गया। हालांकि आप देखेंगे भारत में उस समय जितने भी कर्मचारी वर्ग थे, जितने भी लोग थे, सबकी सैलरी बढ़ाई गई। क्यों, क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो अपने से इतने परेशान थे कि उन लोगों ने घूस लेना स्टार्ट कर दिया था और इसी की वजह से वेतन में वृद्धि करना आवश्यक था। तो लॉर्ड कर्जन ने ये काम किया। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 आप देखेंगे इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या था, चुने हुए सदस्यों की संख्या कम कर दी गई, ठीक है। मैंने आपको रिपन के बारे में बताया था कि उसने स्थानीय स्वशासन अधिनियम लाया था जिसके माध्यम से जो नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता एक नगर पालिका था, ठीक है, नगर निगम था। और वहाँ से क्या हुआ था कि वहाँ पे जो भी सदस्य चुने जाते थे वो स्थानीय क्षेत्र के रहते थे। मतलब उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था कि कौन अंग्रेज है कौन भारतीय है, ठीक है। लेकिन जब कर्जन आता है तो उसने क्या किया, जो चुने हुए सदस्य अर्थात जो अंग्रेज थे जो चुने हुए सदस्य अर्थात जो स्थानीय लोग थे, भारतीय लोग थे, उनकी संख्या को कम कर दिया और अंग्रेजों की संख्या को उसमें बढ़ाने लगा, ठीक है। अब निगम एक एंग्लो इंडियन सभा के रूप में रह गया और 28 चुने हुए सदस्य जो है उससे त्यागपत्र भी दे दिए, ठीक है। अब आप देखेंगे इसके पीछे हिडन एजेंडा ये था लॉर्ड कर्जन का कि जो ये निगम अधिनियम जो लोकल बॉडीज़ के जो मेंबर रहते थे, जो सदस्य रहते थे, वही जाके लेजिस्लेचर में जो है वोट डालते थे, ठीक है।
जो लेजिस्लेचर था उसमें जाके वोट डालते थे। तो अगर लोकल बॉडीज़ में अगर इंडियंस रहेंगे तो ये जो इंडियंस हैं वो जाके लेजिस्लेचर में भी इंडियंस को ही वोट देंगे। ठीक है, यही जो ये बॉडी, ये जो पर्सन यहाँ पे है, मेंबर हैं लोकल बॉडीज़ में, वही जाके लेजिस्लेचर में वोट देना है उन्हीं को, तो वो जाके इंडियन को ही वोट देंगे। इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, लेजिस्लेचर में भारतीयों की भागीदारी कम करने के लिए उसने लोकल बॉडीज़ में ही भारतीयों की भागीदारी कम करना स्टार्ट कर दिया। अर्थात चुने हुए सदस्यों को हटाकर मनोनीत सदस्य जो कि अंग्रेज थे उनको उसने दाखिल करना उसमें स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे कि बंगाल का जो विभाजन 1905 में हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और जो उसका विदेश नीति था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये था पूरा लॉर्ड कर्जन, जो कि एक तरह से हम इसको छुपा रुस्तम मैंने जो थंबनेल है उसमें इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है इसने जितने भी सुधार किए उसके पीछे इसका बहुत ही बड़ा लाभ थे इसके। ठीक है, इसीलिए इसने भारत में इतने सारे सुधार भी किए और लोगों को ये लगा कि हमारे लिए तो ये मसीहा है, लेकिन ये अपने सुधार के लिए हर एक चीज़ कर रहा था, अपने लाभ के लिए हर एक चीज़ कर रहा था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन हो गया अब ये टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बंगाल का विभाजन और विदेश नीति है उसको देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।